हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया और मैं चाहूँगा कि यही प्यार आप आगे भी देते रहें, बाकी सब लोगों के साथ बांटते रहें। और सॉरी यार, हिंदी मीडियम वाले लोगों को मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिले जब क्लासेस शुरू हुई उसके बाद कि सर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाना छोड़ दिया, कि आप हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के को क्यों नहीं अब टैकल कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ यार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी माध्यम वाले छात्रों को अब नहीं पढ़ाना है या हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि इंग्लिश से शुरू करते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली हम लोग किस पे चले जाएंगे, हिंदी पे चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर कहीं पे भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जा रही है अच्छे से और आप हमें पढ़ाइए, पहले भी आपने पढ़ाया था। तो आप निश्चिंत रहिए, आज इसीलिए मैंने सोचा कि यार चलो हिंदी माध्यम वाले लोगों को अभी आज ध्यान रखा जाए और हिंदी माध्यम से ही शुरू किया जाए, ठीक है। तो जैसा कि इंग्लिश मीडियम में अपन लोगों ने क्या शुरू किया था, पहले ज्योग्राफी शुरू की थी, क्लास 6 ज्योग्राफी हम लोगों ने शुरू किया था। आज वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो ये वीडियो मेनली जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उन लोगों के लिए है। अगर इंग्लिश वाले लोग भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसको ना देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले भी हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। भूगोल एनसीईआरटीज की जो किताबें हैं वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग कक्षा 6 से लेके 12 तक की सभी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा। क्या केवल भूगोल की होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। भूगोल के अलावा जो राजनीतिक विज्ञान है उसके भी हम लोग क्लासेस करेंगे। इसके अलावा इतिहास और अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट, चारों जीएस के जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी से। क्लास 6 के एनसीईआरटी का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में टोटल 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोब, तीसरा पृथ्वी की गतियां, चौथा मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत और भारत के जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। 8 चैप्टर, और मैं कहूं बहुत ही आसान से चैप्टर, लेकिन ये आपको एक बहुत परिचय करा देंगे। आप किस किस चीज से आपका परिचय करा देंगे। पहला जो परिचय होगा आपका वो होगा हमारे ग्रह पृथ्वी के साथ, और यहां पे आप समझ पाओगे कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, तो ये परिचय, पृथ्वी का परिचय, हमारे ब्रह्मांड का परिचय, हमारे सौरमंडल का परिचय, ये किताब आपको देगी। और साथ ही साथ हमारे देश का भी कुछ परिचय, हमारे प्यारे भारत का जो परिचय है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भारत का परिचय होगा ये किस दृष्टि से होगा, ये होगा भौगोलिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? भौगोलिक दृष्टि से आप देखोगे भारत का परिचय आपको देखने को मिलेगा। तो जितना आप एक्साइटेड है उतना ही मैं एक्साइटेड हूँ। और हिंदी माध्यम में पढ़ाना यार अपने आप में एक गर्व की बात होती है, हमारी भाषा है। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हिंदी माध्यम के, उनको मटेरियल नहीं मिल पाता, उनको अच्छी क्लासेस नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि जितना भी यूपीएससी का जो मार्केट है उसमें इंग्लिश मीडियम का बोलबाला है, हिंदी मीडियम का नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, हिंदी माध्यम में भी मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वो सारी चीजें आपके लिए करूंगा। तो शुरू करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी, और ये है आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर, नाम देखिए पहले चैप्टर का क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे दो चीजों के बारे में। पहला, सौर मंडल क्या होता है, सौर मंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी की क्या क्या भूमिका है, पृथ्वी क्यों एक नायाब ग्रह है, बाकी सब ग्रहों से कैसे अलग है पृथ्वी। तो यहाँ पे एक कहानी के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि आकाश में रात के समय कुछ टिमटिमाते खगोलीय पिंड हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अक्सर क्या कह देते हैं, वो हैं तारे। क्या है? वो हैं तारे। तो यहां से चैप्टर शुरू होता है कि तारा क्या होता है। अच्छा, तारा क्या होता है, या तारे के अलावा कुछ ग्रह हमें दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा भोर का तारा या सांझ का तारा, एक ग्रह को हम लोग कहते हैं, वो तारा नहीं है लेकिन क्या है, वो ग्रह है। तो बहुत सारी
चीजें हमको आकाश में दिखाई देती हैं जब आप रात में और गांव में अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हम जनरली जब छोटे छोटे थे तो गांव में जब भी जाया करते थे तो हम क्या करते थे, गर्मियों के समय में छत पे सोया करते थे। और छत पे से जब आप देखोगे आकाश को तो आकाश में बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे आपको, और ग्रह दिखाई देंगे, कुछ चलती फिरती हुई चीजें भी आपको दिखाई देने को मिलेंगी, कुछ निश्चित आकृतियां आपको दिखाई देंगी। तो वो सब क्या है, उन सबको आप क्या कहोगे, वो सब तारे हैं या वो सब ग्रह हैं या वो सब उपग्रह हैं, तो कुछ तो नाम दिया जाएगा। तो इनको कहा जाता है खगोलीय पिंड। जो हमें दिखाई देते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ये हैं खगोलीय पिंड। क्या कहोगे, इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे केवल एक चीज लिखी है कि खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, जो रात में क्या करते हैं, चमकते हैं। रात में क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, पर आप पाओगे आगे जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि केवल खगोलीय पिंडों में तारे जो होते हैं उनके पास ही खुद की ऊर्जा होती है, वही क्या कर सकते हैं, चमक सकते हैं। उनके पास क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिससे वो हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। तो क्या सारे खगोलीय पिंड तारे होते हैं, नहीं, सारे खगोलीय पिंड तारे नहीं हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे डेफिनेशन, ये परिभाषा पूरी नहीं है। वो पिंड जो चमकते हैं और वो पिंड जो नहीं चमकते वो भी क्या है, खगोलीय पिंड की कैटेगरी में आप उनको डालोगे। कैसे, आप इस तरीके से समझो कि मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह जो है इसके पास कोई भी प्रकाश की ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है मंगल के पास, लेकिन मंगल भी क्या है, खगोलीय पिंड है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर बात करें हम तारों की, तारा, अगर हम बात करें ग्रहों की, अगर हम बात करें उपग्रहों की, इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी जैसे हम आगे पढ़ेंगे उल्काब, उल्का पिंड जो होते हैं, वो सब भी आप किस में डालोगे, खगोलीय पिंड में डालोगे। एक और चीज आप समझना, क्या सारे उल्का पिंड भी नहीं होते इसमें। इसमें आकार जो होगा इनका, आकार कैसा होगा, बहुत विशाल का इनका आकार होता है। कुछ खगोलीय पिंड जैसे तारे की अगर अपन बात करें तो तारे कैसे होते हैं, तारे होते हैं गर्म। कैसे होते हैं, तारे कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। तो मैं यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि अगर खगोलीय पिंड देखे जाएं, खगोलीय खगोलीय पिंड देखे जाएं तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, और दूसरा जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते। प्रकाश का उत्सर्जन जो करते हैं उनमें मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा, तारा देखने को मिलेगा। और जो नहीं करते उसमें आपको देखने को मिलेंगे ग्रह, उपग्रह, ग्रह और उपग्रह। लेकिन फिर भी आप पाओगे ये ग्रह और उपग्रह भी हमको कई बार चमकते हुए दिखाई देते हैं। और वो क्यों चमकते हैं, क्योंकि तारे का प्रकाश जब इन पे गिरता है, तारे का प्रकाश जब इन पे गिरता है और परावर्तित होके हम तक पहुंचता है तो कैसे दिखाई देते हैं, हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इनके खुद के पास कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है, बात आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, खगोलीय पिंड आप आसानी से समझ गए हैं। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो आपने बहुत सारे तारे देखे हैं आकाश में, ठीक है, बहुत सारे तारे देखे। इसी तारे में आपने एक और तारा देखा है, ये है, इस तारे का नाम है सूर्य। क्या नाम है, सूर्य। तो सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, सन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। सूर्य क्या एक प्रकार का तारा है, तारा है। तो पहली चीज ये भी ध्यान रखना कि सब तारे किस कब नहीं दिखाई दे रहे, रात में दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य एक तारा है जो कब दिखाई दे रहा है, आपको दिन में दिखाई दे रहा है। ये चीज भी समझना। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, अगर हम बात करें सूर्य की और दूसरी तरफ बात करें चंद्रमा की, दूसरी तरफ किसकी बात करें, चंद्रमा की, आकाश में
कौन सा आपको बड़ा दिखाई देता है, किसकी जो आकार है वो आपको बड़ा ही दिखाई देता है? तो बिल्कुल चंद्रमा का आकार बड़ा दिखाई देता है, किसके मुकाबले? सूर्य के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास में, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में कौन है? पृथ्वी के पास है चंद्रमा। पृथ्वी के पास है चंद्रमा, और सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। तो जो चीज दूर है वो हमको छोटी दिखाई देती है, और जो चीज करीब है हमारे, वो चीज कैसी दिखाई देती है? पास दिखाई देती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हमें एक और परिभाषा जाननी है, एक और नया कंसेप्ट आपको सामने देखने को मिलेगा। आपने आकाश में कई बार बहुत सारी आकृति बनती हुई दिखाई देती हैं आपको। जैसे एक आकृति कुछ इस तरीके से बनती है, एक तारा, दो तारा, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 तारों का समूह आपको दिखाई देता है। इसको अगर मिलाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसे कहा जाता है सप्त ऋषि, सप्त ऋषि मंडल। क्या कहते हैं इसे हम? सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। 7 तारों का एक समूह है। इसी में से एक तारा जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, जो कौन सी दिशा में आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही, उत्तर दिशा में जो आपको देखने को मिलेगा। ये सप्त ऋषि मंडल आप देख रहे हो, तारों का एक समूह है। क्या है? तारों का समूह है। और ये तारों का समूह एक क्या बना रहा है? आकृति बना रहा है। क्या बना रहा है? आकृति बना रहा है। तो इस प्रकार के तारों के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? इसे हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल इसे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पे समझो कि ध्रुव तारा जो है, हमारा जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में है? तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआती दिनों में जब हमारे पास डायरेक्शन या दिशा पता लगाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक संसाधन नहीं थे, जैसे कंपास हमारे पास नहीं था, तो इन तारों का प्रयोग करके हम लोग क्या करा करते थे? हम करे करते थे नेविगेशन। हम जब एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना है तो नौवहन जो करना है हमको, वो किससे किया जाता था? वो किया जाता था इन नक्षत्र मंडल, इन तारा मंडलों को देख के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाए जाते थे। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ये बात आपको यहाँ बताई गई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे बताई जा रही है अगले पैराग्राफ में, वो ये है कि अभी हम देख रहे थे कि जो खगोलीय पिंड हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड हैं, अभी हमने देखा था 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक जो प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे, और दूसरे जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेंगे। जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं? वो है तारा, वो है स्टार। और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते उसे आप क्या कहोगे? या तो वो होंगे ग्रह या होंगे उपग्रह, या तो होंगे ग्रह या उपग्रह। तो आप अगर आपसे ग्रह की परिभाषा पूछी जाए तो ग्रह की परिभाषा क्या है? ग्रह भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ग्रह के लिए, ग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा? ग्रह हमेशा किसी ना किसी तारे के चारों तरफ क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। अच्छा, जब ये चक्कर लगाता है, इस चक्कर को हम लोग आगे देखेंगे, इसे हम बोलते हैं परिक्रमण। जब करता है, इस परिक्रमण करते समय इसका जो पथ है वो एकदम निर्धारित होता है, उस पथ को ये नहीं छोड़ता है। तो निर्धारित पथ पे अगर कोई खगोलीय पिंड किसी तारे की क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, और वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा है और आकार में वो बड़ा है, तो उसे आप क्या कह दोगे? उसे आप कह दोगे ग्रह। उसे आप क्या कह दोगे? उसे कहा जाएगा ग्रह। देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और इंग्लिश में इन्हीं ग्रहों को हम लोग क्या कह देते हैं? प्लैनेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्लैनेट। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तारे में और ग्रह में क्या अंतर होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे सौर मंडल की बात की जाए तो सौर मंडल में हमें पता है एक तो हमारा तारा है, और हमारे तारे का नाम क्या है? हमारे तारे का नाम है सूर्य। क्या नाम है हमारे तारे का? हमारे तारे का नाम है सूर्य। एक बार मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए इसको घुमा लिया जाए।
ठीक है, हमारे तारे का नाम है सूर्य, जो एकदम सौर मंडल के केंद्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सौर मंडल में तारे ग्रहों के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे हम देखेंगे उपग्रह होता है, उपग्रह के अलावा कुछ छोटी छोटी चट्टानें होती हैं, ठीक है, जिन्हें आप उल्काप कहेंगे हम लोग आगे। अच्छा, सूर्य एकदम केंद्र में, सूर्य के अलावा आपको जो चीज देखने को मिल रही है, इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं ग्रह। ये क्या है, ग्रह। ग्रहों की विशेष बात अभी हमने देख ली कि एक तो ये होते हैं खगोलीय पिंड हैं, ये कौन से पिंड है, खगोलीय पिंड है। ये किस क्या कर रहे होंगे, ये परिक्रमा कर रहे होंगे, परिक्रमा कर रहे होंगे, ठीक है। और किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में अगर ग्रहों की बात की जाए तो कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, तो आप पाओगे हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। जो सबसे करीब है सूर्य के उसे हम लोग कहते हैं बुध ग्रह। बुध के बाद आपको देखने को मिलेगा शुक्र, ठीक है ना, यहाँ पे बुध के बाद गुरु नहीं करना है, बुध के बाद आपको मिलेगा शुक्र। तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो हमारा निवास स्थान है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो है मंगल ग्रह। वो क्या है, मंगल ग्रह। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मंगल के बाद आपको देखने को मिलेंगे बड़े ग्रह। बड़े ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति के बाद आपको देखने को मिलेगा शनि। शनि के बाद आपको 2 ग्रह और देखने को मिलेंगे, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है वरुण। अरुण और वरुण, तो टोटल कितने ग्रह आपको देखने को मिले, 8 ग्रह आपको देखने को मिले। जैसे ही आप मंगल ग्रह से बृहस्पति ग्रह की तरफ जाओगे तो आपको बीच में एक पट्टी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक बेल्ट, एक पट्टी आपको देखने को मिलती है। इस पट्टी को हम लोग कौन सी पट्टी कहते हैं, ये पट्टी है कौन से ग्रह की, क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है, ठीक है। तो ये भी किसका हिस्सा है, हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर आप नेपट्यून की या मैं कहूं वरुण के आगे आप चले जाओगे तब भी आपको क्या देखने को मिलेगी, इसी प्रकार के क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपको देखने को मिलती है। तो हमारे सौरमंडल की हमने बात करी कि एक तो हमारा तारा है जिसका नाम क्या है, सूर्य, और उसके अलावा कितने ग्रह हैं हमारे पास, 8 ग्रह हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सौरमंडल, सौरमंडल की अगर बात की जाए तो सौरमंडल में कितने ग्रह, 8 ग्रह, सूर्य और उसके अलावा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलके किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, इस सौरमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, हमारा सूर्य। क्या है, हमारा सूर्य। क्यों सूर्य हमारे सौरमंडल के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझना कि पूरे सौरमंडल में अगर बात की जाए प्रकाश की, प्रकाश का एकमात्र स्रोत कौन है, प्रकाश का एकमात्र स्रोत है सूर्य। पूरे सौरमंडल में अगर बात की जाए ऊष्मा की, बात किसकी जाए, ऊष्मा की, तो ऊष्मा का भी एकमात्र स्रोत कौन सा है, सूर्य है। कौन सा है, सूर्य है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। दूसरी चीज, इस सूर्य का आकार जो है, सूर्य का आकार हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। इस बड़े आकार के कारण सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सा बल, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये बहुत ज्यादा है। और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में नाम से पता लग रहा है कैसा बल होगा, या आकर्षण का बल होगा, अपने पास बांधने की क्षमता होगी इसके पास। सूर्य का चूंकि आकार बहुत बड़ा है तो सूर्य के पास ये बांधने की क्षमता भी बहुत है। इसीलिए हमारे जितने भी ग्रह हैं वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य इतना बड़ा नहीं होता तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी कम होता, और अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कम होता तो हमारे जितने भी ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो सूर्य के इस गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए नहीं होते, वो सूर्य को छोड़ के चले जाते। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या, सूर्य। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच की अगर दूरी, औसत दूरी की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगी 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ये कम ज्यादा होती रहती है पर हम औसत ले रहे हैं, है ना, 15 करोड़। मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य की परिक्रमा करती है इसलिए दूरी बदलती रहती है, ठीक है।
लेकिन अभी आप ध्यान रखना औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। इसके अलावा ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले जो ग्रहों में आपको जो चीज समझनी है वो है हर ग्रह की कक्षा। क्या? हर ग्रह की कक्षा। कक्षा, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। अब कक्षा या ऑर्बिट क्या होती है? अभी हमने ये देखा कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से समझो, मान लो ये एकदम सेंटर में ये आपका सूर्य है, ये आपका क्या है? सूर्य है। अच्छा, सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं? ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ये ग्रह था, ये सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये जो चक्कर लगा रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? इसका पथ कह सकते हैं। और ज्योग्राफी की भाषा में इसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? ये इसकी क्या है? कक्षा है। यही इसकी क्या है? ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट है। तो चीज याद रहेगी कि ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक निश्चित पथ है जिसमें ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने 8 ग्रह देखे थे, कौन सबसे तेजी से परिक्रमा कर लेगा सूर्य की? जो सूर्य के सबसे पास होगा या जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा? ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो ये सूर्य है और ये आपका बुध ग्रह है। बुध को ये परिक्रमा करनी है, एक छोटा सा रास्ता तय करना है। वहीं हम बात करें किसकी, इससे दूर जाते हैं सूर्य से, हम बहुत दूर पहुंच गए हैं। मान लो हम लोग किस पे पहुंच गए? अब लोग अरुण या वरुण पे पहुंच गए। अब वरुण को एक बड़ा चक्कर काट के आना है, तो बड़ी दूरी तय करनी है, तो इसको ज्यादा समय लगेगा और इसको कम समय लगेगा। तो अगर आप सूर्य के बहुत निकट हो तो सूर्य की परिक्रमा करने में आपको कम समय लगेगा, और अगर आप सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हो तो सूर्य की परिक्रमा करने में ज्यादा समय लगेगा। तो आप समझ गए कि किसको कम, सबसे कम समय लगता होगा? बुध को, चूंकि वो सबसे करीब है। और किसको सबसे ज्यादा समय लगता होगा? अरुण वरुण जैसे ग्रहों को, जो बहुत ज्यादा दूर है, उनको बहुत ज्यादा समय लगता होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाद में कहानी लिखी हुई है जिसको हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि 2006 में क्या हुआ था। 2006 में एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान है, उसने जो प्लूटो जो ग्रह था उसको सौर मंडल से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और प्लूटो अब किस श्रेणी में है? प्लूटो अब बौने ग्रह की श्रेणी में है। प्लूटो कौन सा ग्रह बन चुका है? बौना ग्रह बन चुका है। पहले क्या हुआ करता था, अगर आप बहुत पुरानी किताबों में देखोगे 2006 से, जब हमारे टाइम की जो किताबें जो बिग बैंग के सामने समय में छपी थी, उन किताबों को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वहां पे प्लूटो को भी क्या बताया गया है? ग्रह बताया गया है। भाई हम लोग बहुत पुराने बिग बैंग वाले ही हैं। तो तो प्लूटो कौन से ग्रह की श्रेणी में चला गया है? प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में चला गया है। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से ज्योग्राफी शुरू होती है, वो चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ज्योग्राफी कहां से शुरू होती है? ज्योग्राफी शुरू होती है इस ग्रह से, और इस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। अगर सूर्य से दूरी अगर देखी जाए, सूर्य से अगर दूरी देखी जाए, तो पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? पृथ्वी 3rd नंबर का, तीसरे नंबर का ग्रह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, पृथ्वी की आकृति बड़ी रोचक है यार, इसको समझने की कोशिश करना। पृथ्वी की जो आकृति है ये बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। सबसे पहले आकृति क्या होती है, शेप क्या होता है, इसको समझो। जैसे हमने बचपन में बहुत सारी शेप पढ़ी हैं, है ना? बहुत सारी शेप पढ़ी होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने जब भी आपके सामने इस प्रकार की शेप बनेगी तो आप क्या कह दोगे? ये एक प्रकार का त्रिभुज है। अगर इस प्रकार से कोई आकृति बनी तो आप ये कह दोगे भाई ये आयत है। इसी में अगर आपने कुछ इस तरीके से बना दिया तो आप कह दोगे वृत्त है। ये सब क्या है? आकृति है। पृथ्वी की आकृति की जब बात होती है तो पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है, या पृथ्वी जैसी आकृति को हम लोग कहते हैं यह है आप। ठीक है, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं जियोइड। क्या कह देते हैं? जियोइड हम इसको कह देते हैं। अब ये भू आप या जियोइड किस प्रकार की आकृति है, इसको समझो। ठीक है, आपने कभी संतरा देखा है? ऑरेंज। उसको आप देखोगे तो आप पाओगे उसकी आकृति, इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो इस आकृति को। ठीक है, मैं आपको, ठीक है,
अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र बिंदु है, थोड़ा सा ऊपर है, नीचे होना चाहिए, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। इस त्रिज्या का नाम है आर ई और इस त्रिज्या का नाम है आर पी। दो त्रिज्या ले ली हमने, एक आर ई है और एक आर पी है। आप इसको देख पा रहे हो, बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि जो आर ई है, त्रिज्या जो कहां पर है, भूमध्य रेखा पे जो है वो बड़ी है किसके मुकाबले, त्रिज्या जो कहां पे, ध्रुवों पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आकृति अपनी भूमध्य, एकदम मध्य से अगर आप देखोगे तो कैसी है, फैली हुई है, बाहर निकली हुई है जितना होना चाहिए था एक वृत्त के मुकाबले। और अगर आप इसको ध्रुवों से देखोगे तो कैसी है, वहां से चपटी है। तो यहां से कह सकता हूं ये कैसी है, चपटी है। कैसी है, चपटी। और यहां से अगर आप देखोगे तो क्या आपको देखने को मिलेगी, फैली हुई देखने को मिल रही है। इस प्रकार की आकृति को, इस प्रकार की आकृति को जो जो ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी हो, ध्रुवों के पास में थोड़ी चपटी हो और भूमध्य रेखा से थोड़ी उभरी हुई हो, इसे कौन सी आकृति कहा जाता है, भूआप कहा जाता है। इसे हम कौन सी आकृति कहते हैं, जियोइड कहते हैं। तो जियोइड क्या हो गई, जियोइड वो आकृति जो पृथ्वी के समान है। कैसी आकृति, जो पृथ्वी के समान है। अब कैसी होती है ये पृथ्वी के समान की आकृति, इसको इस तरीके से समझना है, जो ध्रुवों से कैसी है, चपटी है और बिल्कुल मध्य से कैसी हुई है, थोड़ी सी उभरी हुई है। इस प्रकार की आकृति को हमने क्या कह दिया, भूआप कह दिया। अब आज के बाद अगर कोई भी पूछे कि पृथ्वी कैसी है तो उसे गोल नहीं कहना है, उसे क्या कहना है, भूआप कहना है। क्या कहना है, भूआप कहना है, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सौर मंडल में जिस पे क्या संभव है, पृथ्वी पे जीवन संभव है। क्या संभव है, जीवन संभव कहां पर है, पृथ्वी पे संभव है। यही हम कहते हैं कि पृथ्वी इसलिए एक अनोखा ग्रह है कि इस पे क्या संभव है, जीवन संभव है। अब ये क्यों संभव है इसको समझना। पृथ्वी पे तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के मंडल मिलते हैं हमको। क्या मिलते हैं, मंडल मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला जो मंडल है जिसपे आप और मैं रहते हैं, निवास करते हैं, जिसपे मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठे हैं, वो है आपका स्थल मंडल, जो किससे बना हुआ है, चट्टानों से निर्मित है। जिसपे आपको क्या मिलेगी, मृदा मिलेगी, और इस मृदा से हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। स्थल मंडल है। स्थल मंडल के बाद हमारे पृथ्वी के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, वायुमंडल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पृथ्वी पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी पे तीन मंडल कौन कौन से हुए, पृथ्वी पे स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जल मंडल है। ये तीनों मंडल जहां पे मिलते हैं, यहां पे मिल रहे हैं तीनों, इसको कहा जाता है, ये है जैव मंडल। ये क्या है, जैव मंडल है। और इसी जैव मंडल में क्या संभव हो पाता है, जीवन संभव हो पाता है। अगर पृथ्वी में से एक भी मंडल गायब हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी एक बहुत ही अनूठा ग्रह है। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा किससे घिरा हुआ है, वो जल से घिरा हुआ है। 2/3 हिस्सा। स्थल मंडल में केवल कितना बचा हिस्सा आपके पास, 1/3, ठीक है। तो जल जो हमारा पानी वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है किसके मुकाबले, स्थल मंडल के मुकाबले। तो पानी करीब करीब 70%, 70% पृथ्वी पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस पृथ्वी को बहुत बार कौन सा ग्रह भी कह दिया जाता है, नीला ग्रह कह दिया जाता है। कौन सा ग्रह कह दिया जाता है, नीला ग्रह भी कह दिया जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। पृथ्वी का एक उपग्रह और है। अब एक और प्रश्न आ गया, सर अभी तक हमने ये समझा था खगोलीय पिंड क्या होता है, तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है। अब ये बताओ पहले तो उपग्रह क्या होता है। उपग्रह जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह जो तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। आसान सी चीज, ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसे आप क्या कह दोगे, वो उसको आप कह दोगे, वो क्या है, वो है उपग्रह। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। उसका नाम क्या है, चंद्रमा। और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है, इसलिए सूर्य से बड़ा प्रतीत होता है। अच्छा, क्या पृथ्वी के और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, बिल्कुल। इसरो क्या करता है, नासा क्या करता है, बहुत सारे उपग्रहों को भेजता है जो क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, वो मनुष्य जनित उपग्रह है। कैसे उपग्रह, मनुष्य जनित उपग्रह हैं वो, ठीक है। चलें आगे। तो चंद्रमा की बात हो चुकी है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह
है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में चंद्रमा को केवल कितने दिन का समय लगता है? 27 दिन का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करी जाए वो है क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रहों की हम लोग बात करेंगे? हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के ग्रह हैं ये, और इन्हें हम नाम दे रहे हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए ये कहां पर स्थित हैं, कहां अगर पूछा जाए, तो अभी हमने देखा था मंगल ग्रह और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के मध्य आपको कौन से ग्रह देखने को मिलेंगे? ये क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे। ऐसा कह सकते हो आप कि ये चट्टानों का ऐसा समूह है जो शायद कभी क्या रहा होगा, शायद कभी ग्रह रहा होगा और वो ग्रह टूट गया। वो ग्रह क्या कर रहा था? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, और वो जब ग्रह टूट गया तो बहुत सारी चट्टानें निकली, और वो चट्टानें आज भी क्या कर रही हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। उन चट्टानों को हम लोग क्या कह देते हैं? वो हैं आपके क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो यह है उल्का पिंड। ये क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? ये भी चट्टाने हैं। क्या है? ये चट्टान है जो कहां पर उपस्थित हैं? ये उपस्थित है अंतरिक्ष में। कहां पर? अंतरिक्ष में। क्या कर रही हैं ये कर रही हैं सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। सूर्य की परिक्रमा तो ये भी कर रहा है। इसमें क्या अंतर है? ये चट्टानें किस और आकर्षित हो जाती हैं? बहुत बार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। और जब ये पृथ्वी की ओर आती हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या एक हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। जब वो चट्टानें उस वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाती है? जलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? जलना शुरू हो जाता है। और कहाँ गिर जाती है? पृथ्वी पर गिर जाती हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह है हमारे उल्का पिंड। पृथ्वी पे जब गिर गए तो उनको नाम क्या दे दिया हमने? उल्का पिंड दे दिया। अब आप सारी चीजें समझ गए होंगे। एक और छोटी सी चीज जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए, अभी हमने देखा कि हमारा सौर मंडल के सदस्यों की अगर बात की जाए तो सौर मंडल में हमने क्या क्या देखा? बात करी हमने सूर्य की, बात करी हमने बहुत सारे ग्रहों की, हमने बात करी उपग्रह की, हमने बात करी क्षुद्र ग्रह की, हमने बात करी उल्का पिंडों की। ये सब किसके सदस्य हैं? ये सब सौर मंडल के सदस्य हैं। अच्छा, क्या सौर मंडल सबसे बड़ा है? सौर मंडल भी तो किसी का सदस्य होगा। सौर मंडल जिसका सदस्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, दुग्ध मेखला। सुना है नाम? दुग्ध मेखला कैसी दिखाई देती है? कुछ इस तरीके से दिखाई देती है दुग्ध मेखला। ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य उपस्थित है उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो सौर मंडल सबसे बड़ा नहीं है। सौर मंडल से बड़ा क्या मिलेगा आपको? आकाश गंगा। और ऐसी 10 की पावर 10 की घात 12 इतनी आकाश गंगा या इससे भी ज्यादा आकाश गंगाएं उपस्थित हैं। तो आप समझ पा रहे हो हम लोग कितने छोटे हैं। इतनी आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा, उस एक आकाश गंगा में हमारा एक सूर्य, उस एक सूर्य के 8 ग्रहों में हमारा एक ग्रह है, उस ग्रह में एक देश, और उस देश के आप निवासी हो, है ना। स्पेशल तो हो क्योंकि आप भारत के निवासी हो, लेकिन हम बहुत छोटे हैं अगर बात की जाए अंतरिक्ष की दुनिया में। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में। तो उम्मीद करता हूं अपने यहाँ पे अच्छी चीजें सीखी होंगी, कुछ चीजें जो नहीं आई होंगी वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। जिन लोगों को ब्रेक लेना है वो ले लें, नहीं तो हम लोग सेकंड चैप्टर अभी शुरू कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास का मतलब ये छोटी किताबें, इनको हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे। पहले चैप्टर 1 2 3 जितना कोशिश होगा एक स्ट्रेच में खींचने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो अगर आपको ब्रेक लेने की आवश्यकता है तो आप ब्रेक ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू कर देंगे, चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? अगर अध्याय नंबर 2 की हम बात करें तो सेकंड चैप्टर जो है वो बात कर रहा है किसकी, ग्लोब की। और ग्लोब पे बात कर रहा है अक्षांश और देशांतर की। अभी क्या होता है ग्लोब, इसको समझते हैं। अगर आपने कभी भी पृथ्वी का चित्र देखा है, पृथ्वी का चित्र देखा है जो अंतरिक्ष से लिया गया है, कुछ ऐसा नीला सा ग्रह है और उस नीले ग्रह पे आपको कुछ नीला सा हिस्सा देखने को मिलता है और कुछ भूरा भूरा सा ब्राउन कलर का हिस्सा देखने को मिलता है। जो ब्राउन है उसको वो है महाद्वीप, और जो नीला सा जो हिस्सा आपको देखने को मिलता है वो क्या है, वो है महासागर। तो कुछ महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे और कुछ महासागर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस ग्रह पे आपको कोई भी रेखा देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी क्या देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी रेखाएं खिंची हुई नहीं है। कोई भी रेखा यहाँ पे नहीं है, ना बच्चन जी के पास है रेखा और ना यहाँ पृथ्वी के पास है रेखा। ठीक है, लेकिन जब पृथ्वी का हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा कैसा मॉडल हम बना रहे हैं पृथ्वी का, जब हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल जब हम बनाते हैं, इस 3D मॉडल को हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये है ग्लोब। क्या है ये, ग्लोब है। इस ग्लोब पे आप पाओगे कि बहुत सारी रेखाएं खींची हुई हैं, कुछ एकदम सीधी खड़ी हुई रेखाएं, कुछ लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, तो इस ग्लोब पे हमने क्या बनाई है, रेखाएं बनाई गई हैं। इसका मतलब इस ग्लोब पे जो रेखा हम लोग बना रहे हैं, ये सारी कैसी रेखा होंगी, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक। अगर इन रियलिटी आप देखोगे, हकीकत में आप देखोगे, तो पृथ्वी पे कोई भी रेखा उपस्थित ही नहीं है। लेकिन हम ग्लोब जब बनाते हैं तो ग्लोब पे हम क्या बनाते हैं, कुछ काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। पहला प्रश्न, क्यों खींची गई, अगर नहीं खींचते तो क्या हो जाते। काल्पनिक रेखा जो खींची गई, दो प्रकार की रेखाएं हमने खींची हैं। एक का नाम है अक्षांश, एक का नाम है अक्षांश, और दूसरे का नाम है देशांतर। दूसरे का नाम क्या है, देशांतर। एक का अक्षांश, दूसरे का देशांतर। क्यों खींची यार, नहीं खींचते तो क्या हो जाता, समझो। नहीं खींचते तो क्या होता, इस बात को आप समझना, बहुत आसानी से समझ पाओगे। ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे दो बिंदु बना लेते हैं। ये बिंदु ए है और यहाँ पे ये दूसरा बिंदु बी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए बिंदु कहाँ पर है, ए बिंदु कहाँ पर है, तो क्या बताओगे कि ए बिंदु थोड़ा सा उत्तर में है, थोड़ा सा पूर्व में, उत्तर पूर्व में, कहीं पे आप बता दोगे। इसी तरीके से अगर बी बिंदु पूछा जाए कहाँ पर है, तो थोड़ा सा दक्षिण में है, थोड़ा सा पश्चिम में है, और यहाँ पे क्या है, आपका बी बिंदु है। अब आप सोचो, आपको एक बी देश है और इस बी देश का नाम, हमारे जो एकदम पड़ोसी वाला देश है वो मान लेते हैं, इस बी देश का नाम है पाकिस्तान। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इंडियन एयरफोर्स गई वहाँ पे, और जैसे रावलपिंडी पे जाके हम लोग क्या करके आ गए, उन बॉम्ब जाके गिरा के आ गए, बहुत सारे मिसाइलों से वहाँ पे अटैक किया हम लोगों ने। ठीक है, पता कैसे लगेगा हमारी एयरफोर्स को कि यहीं पे रावलपिंडी है, कैसे बताओगे, थोड़ा सा उत्तर में है, थोड़ा सा दक्षिण में है, थोड़ा सा पश्चिम में है। अब पता चला हमको गिराना था पाकिस्तान में, हम पहुंच गए अफगानिस्तान में, गड़बड़ी हो जाती ना। तो ये चीज जानने के लिए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये जानने के लिए हमने क्या खींची है, काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। और कौन कौन सी काल्पनिक रेखा खींची है, अक्षांश और देशांतर वाली रेखा खींची है। अब जान पाए क्या है इनका एप्लीकेशन, कि अक्षांश और देशांतर क्यों खींचे जाते हैं। अगर किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में अगर आपको जानना है तो क्या चाहिए आपको, उसका अक्षांश और देशांतर चाहिए। बिना अक्षांश और देशांतर जाने आप लोग क्या नहीं पता लगा सकते, उस जगह की, उस स्थान की स्थिति नहीं पता लगा सकते। एक और चीज आप समझना, जब आप ग्लोब बनाओगे तो ग्लोब को क्या करोगे, आप देखोगे कि ग्लोब इस तरीके से, यहाँ पे बीच में इस तरीके से एक रॉड डली हुई होती है जिसके चारों तरफ ये क्या करता है, ग्लोब घूमता है। इसी तरीके से पृथ्वी भी क्या करती है, घूमती है। पृथ्वी, मानो पृथ्वी ये है और ये घूम रही है, ये क्या कर रही है, घूम रही है, तो किसी ना किसी अक्ष पे घूम रही होगी। इसी तरीके से हम ग्लोब में भी क्या बनाते हैं, उसका अक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लोब में
अक्ष बनाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना। अक्ष क्या होता है? अक्ष एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को किससे मिला रही है? दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। और कहाँ से गुजर रही होगी? वो पृथ्वी के केंद्र से गुजर रही होगी। ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कह देते हैं। आगे हम और भी बात करेंगे अक्ष के बारे में कि जो अक्ष है ये एकदम सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। अब दो रेखाएं बनानी है, एक का नाम है अक्षांश। तो अक्षांश से ही शुरू कर लेते हैं, उसके बाद देशांतर पे चलेंगे। यह है आपका पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी के पर्यायवाची में एक पर्यायवाची आपने सुना होगा, भू कहा जाता है पृथ्वी को, याद है या नहीं? चलिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी रेखा जो इस पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, ऐसी रेखा जो इस पृथ्वी को कितने हिस्सों में बांट दे? दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दे। और अगर दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है, इसका मतलब पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही होगी। इस रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? ये रेखा है भूमध्य, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे इक्वेटर भी कह देते हैं। इसका एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, विषुवत वृत्त भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा हमने ये तो जान लिया था कि अक्षांश क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। एक और चीज आप जानना कि ये अक्षांश कोणीय दूरी होती है। कैसी दूरी होती है? कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस होता है। अब दूरी और कोणीय दूरी क्या क्या मतलब है? मैं आप तक पहुंच रहा हूं और आप तक पहुंचने के लिए मुझे 2 किलोमीटर चलना है। ठीक है, ये क्या हो गई? दूरी हो गई। 45 डिग्री 2 किलोमीटर चलना है तो कौन सी दूरी हो गई? कोणीय दूरी हो गई। ठीक है, इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं कोण का मापन करना होगा आपको। इस भूमध्य रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। कौन सी डिग्री? 0 डिग्री। ये पृथ्वी का केंद्र होगा। पृथ्वी के केंद्र पे आप 0 डिग्री की रेखा बनाओगे तो यहीं पे आएगी वो, यही रेखा होगी। इसीलिए इसे कौन सी डिग्री की रेखा कहा जाता है? 0 डिग्री की रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री के ऊपर जो चीज है इसे हम कहते हैं उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे दक्षिण में जो है इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है? ये दो बराबर हिस्से हैं जिनको कौन विभाजित करता है? बीच में से भूमध्य रेखा विभाजित करती है। ये चूंकि उत्तर में, इसलिए नाम क्या कर दिया? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण में इसका नाम क्या कर दिया? दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अक्षांश आपको देखने को मिलेगा, यहां से कितने डिग्री पे हमको जाना है? 23.5 डिग्री पे जाना है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। कौन सी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर दिशा में। तो आगे क्या लगाओगे? नॉर्थ लगा दोगे। इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। आसान सी बात है भाई, 0 से ऊपर जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा। कितने डिग्री ऊपर जाना है? 23.5 डिग्री ऊपर जाना है। अभी तो देखा था अक्षांश क्या होती है? कोणीय दूरी होती है। तो कोणीय दूरी 23.5 डिग्री पे जो उत्तर में आपको मिलेगी उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया कर्क रेखा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर आप 23.5 की जगह 66.5 डिग्री पे चले गए, कहाँ पे? 23.5 की जगह 66.5 डिग्री पे आप चले गए तो इसे बोला जाता है आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। क्या बोलोगे इसे? आर्कटिक वृत्त आप इसको कह दोगे। 0 को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त। और एकदम 90 डिग्री का अगर आपने कोण बना दिया, कितने डिग्री का कोण बना दिया? 90 डिग्री का अगर कोण बना दिया तो ये जो बिंदु आपके सामने निकल के आया 90 डिग्री पे, 90 डिग्री उत्तर पे, इसे कहा जाता है उत्तरी
ध्रुव। क्या कहोगे इसे? उत्तरी ध्रुव आप इसे कहोगे। तो बहुत आसान सी बात है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कैसे बने? भूमध्य रेखा ने बनाए। भूमध्य रेखा से अगर उत्तर दिशा में जाओगे, सबसे पहले कौन सी रेखा पड़ेगी? कर्क रेखा पड़ेगी, फिर आर्कटिक वृत्त पड़ेगा और फिर उत्तरी ध्रुव पड़ेगा। इसी इसी प्रकार बिल्कुल अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे पहुंचोगे, 23.5 डिग्री कौन सा है? ये दक्षिण है, तो इसलिए क्या लगाओगे आप? यहाँ पे भी लिख लेना, ये 66.5 डिग्री है उत्तर। 23.5 डिग्री दक्षिण, ये कौन सी रेखा हो जाएगी? इसको आप कहोगे ये है मकर रेखा। मकर रेखा। इसके बाद अगर अपन बात करें 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण, ये हो जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। और जैसे ऊपर 90 डिग्री पे क्या था? उत्तरी ध्रुव था। यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण पे आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। क्या मिलेगा? दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी पे ये सारे अक्षांश आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे अक्षांश आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेंगे। तो हमने बात कर ली थी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 23.5 के बाद 66.5 डिग्री, ये सारी रेखाएं पृथ्वी पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब कुछ चीजें जहां से प्री का सवाल यहां पे बन सकता है उसको समझना। सारे अक्षांश, सारे अक्षांश एक दूसरे के समानांतर हैं। सारे अक्षांश एक दूसरे के समानांतर है। दिख रहे हैं? ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। फिर 66.5 डिग्री और फिर 90 डिग्री, सब एक दूसरे के समानांतर है। अच्छा, अक्षांश समान नहीं होते, सभी अक्षांश समान नहीं होते। मतलब सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से जैसे ऊपर या नीचे जाओगे तो अक्षांश क्या होते जाएंगे? उनकी साइज जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, वो छोटे होना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा अक्षांश, अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश समान नहीं होते तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपको मिलेगा भूमध्य रेखा। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा ध्रुव पे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वो तो क्या है, केवल एक बिंदु ही तो है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अक्षांश समानांतर होते हैं और सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा है, सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है? सबसे छोटा अक्षांश आपको ध्रुवों पे देखने को मिलेगा, जो केवल एकमात्र बिंदु है। केवल क्या है? बिंदु आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक की सारी कहानी हमने पढ़ ली है। ये महत्वपूर्ण अक्षांश भी हम लोगों ने देख लिए हैं। 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर दक्षिण, ये सारी बातें हमने कर ली है। एक चीज और समझना, यहीं पे उसको समझने की कोशिश कर लो। मान लो यहां पर सूर्य स्थित है। कहां पर है सूर्य? सूर्य आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया में। ठीक है, सूर्य दूर है इसलिए छोटा बना है। ठीक है, सूर्य का सीधा प्रकाश, सूर्य का सीधा प्रकाश एकदम सीधा कहां पे गिर रहा है? तो आप कहोगे साहब 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक ये सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सर्वाधिक तापमान अगर पृथ्वी पे पूछा जाए तो कहां पे मिलेगा? 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण से लेके 23.5 डिग्री उत्तर तक आपको देखने को मिलेगा। इसका एक विशेष हमने नाम भी दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? हमने बोला कि ये कौन से क्षेत्र हैं? ये हैं उष्ण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। कौन सा एक क्षेत्र हो गए? उष्ण कटिबंधीय। क्यों हो गए? क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ पे गिर रहा है। अच्छा, 23.5 डिग्री को आप जैसे ही क्रॉस करोगे, 23.5 डिग्री को आपने क्रॉस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा दिखाई दे रहा है। कैसा है? तिरछा है। तो यहाँ पे तापमान होगा लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से कम हो जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र का नाम हमने दिया, ये हो गए आपके, इन क्षेत्रों को बोला गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 90 डिग्री पे आप देखोगे 66.5 डिग्री से ऊपर अगर आप पहुंच गए, माफ कीजिएगा,
यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा तिरछा हो गया है, तो यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, इसलिए इन क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र या शीत कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे तापमान बहुत कम हो जाता है, ध्रुवों पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है। उसका कारण यही है कि वहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं, कैसा मिल रहा है, तिरछा मिल रहा है। इसको इसी तरीके से समझो कि आपने टॉर्च ले रखी है, आपने टॉर्च ले रखी है और आपने कागज एकदम सीधा रखा हुआ है और टॉर्च की रोशनी उस कागज पे गिर रही है, तो आप पाओगे रोशनी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे उस कागज को टेढ़ा करते जाओगे तो आप पाओगे कि रोशनी धीमे धीमे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी आधार पर हमने पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांट दिया, आप देखोगे 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक जो क्षेत्र है उसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 से 66.5 और इधर भी 23.5 से 66.5 जो क्षेत्र इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 66.5 से 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र, हम लोग उसको कह देते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे की गई है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंध जो है उनकी बात हमने कर ली है। तो ये थे आपके अक्षांश, ये थे आपके अक्षांश। अब बात करनी है किसकी, देशांतरों की। किसकी बात करनी है, देशांतर। देशांतर। तो अक्षांशों में तो हमने देखा था जो रेखाएं लेटी हुई रेखाएं, जो रेखाएं लेटी हुई हैं इसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं और अक्षांश उसको हिंदी में कहते हैं। देशांतर, देशांतर कौन सी रेखाएं होंगी, लेटने के अलावा, लेटी हुई रेखाओं के अलावा खड़ी हुई रेखाएं होंगी। तो जो खड़ी हुई रेखा है उन्हें आप क्या कहोगे, देशांतर कहोगे। आप कैसे होंगी ये खड़ी हुई रेखा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं यार। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी से, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं इन्हें आप क्या कहोगे, ये सारी रेखाएं कैसी हैं, ये सारी रेखाएं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कह देते हैं, ये रेखाएं हैं देशांतर। कौन सी रेखाएं, देशांतर। अच्छा, इसमें जो एकदम मध्य वाला जो देशांतर है जिसे आप 0 डिग्री देशांतर कहोगे इसे हम कहते हैं प्रधान, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा इसे कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे ग्रीनविच देशांतर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ग्रीनविच देशांतर कह देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट, अब आप देखो या ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के एकदम अपोजिट, अपोजिट साइड में आप देखोगे तो कौन सा देशांतर होगा यहाँ पे, ये होगा एकदम विपरीत दिशा में 180 डिग्री का देशांतर। कितने डिग्री का भाई, 0 के एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा इधर, 180 डिग्री हो जाएगा। इस 180 डिग्री के देशांतर को हम कहते हैं यह है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत आसान सी बात है। 0 डिग्री को क्या कह दिया, 0 डिग्री को कह दिया हमने कि वो तो है ग्रीनविच रेखा और 180 डिग्री को हमने क्या कह दिया, वो है अंतरराष्ट्रीय रेखा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य में अभी हमने कौन सी रेखा देखी थी, एक तो भूमध्य रेखा और यहाँ पे हमने देखी थी प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा। ये भी तो दो गोलार्धों में विभाजित कर रही है। ये वाला जो गोलार्ध है इसे हम कहते हैं यह है पश्चिमी, पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो गोलार्ध है ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध। क्या है, पूर्वी गोलार्ध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हो कि क्या देशांतर, देशांतर जो रेखाएं हैं क्या वो समानांतर है। तो देशांतर हमने देखा था उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पे आ रही हैं, तो समानांतर हो ही नहीं सकते। तो देशांतर रेखाएं समानांतर, समानांतर नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज, देशांतर जो रेखाएं क्या ये बराबर होती हैं, क्या ये बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो हाँ, सबकी दूरी आपको कैसे क्या मिलेगी, एक जैसी मिलेगी क्या। सभी देशांतर क्या है, सभी देशांतर आप देख पा रहे हो बराबर हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक ये आ रहे हैं। ठीक है। और सभी देशांतर कहाँ से शुरू होते हैं, उत्तरी ध्रुव से आते हैं और दक्षिण ध्रुव पे वो समाप्त हो जाते हैं। तो इनको ये कहा जा सकता है ये पूरे वृत्त नहीं है, कैसे हैं ये, अर्धवृत्त हैं। अर्धवृत्त आपको देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, अर्धवृत्त आपको देखने को मिलेंगे।
और जब ये अक्षांश और देशांतर दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। तो पृथ्वी पे कितने देशांतर उपलब्ध हैं उसका डायग्राम आपके सामने है, मैं इसको आपकी सहूलियत के लिए घुमा देता हूं। ये जो है ये पृथ्वी का 2D रिप्रेजेंटेशन है। ग्लोब 3D होता है, ये 2D है, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सारे देशांतर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये है 0 डिग्री वाला देशांतर, जिसे हमने क्या नाम दिया था, ग्रीनविच का देशांतर। और ये जो आप देख रहे हो तिरछा, ये टेढ़ा मेढ़ा सा जो देशांतर है, इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या इसे कहते हैं हम लोग 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, यहां तक सारी समस्याएं क्लियर है। अच्छा, जैसे हमने अक्षांशों में देखा कि सूर्य के तापमान के आधार पर हमने पृथ्वी को अलग अलग टाइम, अलग अलग जोन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से देशांतर का क्या काम है भाई, देशांतर का भी कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए। तो देशांतरों का काम क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। देशांतर का काम ये है कि इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण किया जाता है। भाई समय का निर्धारण कैसे होगा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, हमें पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है तो इसमें समय लगता है 24 घंटे का, 24 घंटे का इसमें समय लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी ने 24 घंटे में कितने डिग्री कवर किए, तो ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से घूम के वापस कहां पे आ गई, 0 डिग्री पे आ गई। तो टोटल कितना चली, 0 से 180 और 180 से फिर से 0। तो मैं कह दूं कि 24 घंटे में पृथ्वी ने जो दूरी तय करी वो और कुछ नहीं, केवल 360 डिग्री की दूरी तय करी है। हाँ या ना भाई, पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है, 24 घंटे। और एक चक्कर का मतलब यही है कि 0 से चल के शुरू हुई और वापस कहां पे आ गई, 0 डिग्री पे आ गई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 1 घंटे में पृथ्वी कितना चली होगी बताओ, तो 360 में 24 का भाग दे दूं, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना चली है, 15 डिग्री चली है। तो 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो पृथ्वी कितना घूम चुकी होगी, अभी 15 डिग्री घूम चुकी होगी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई 1 डिग्री चलने के लिए कितना टाइम लेती है, तो 1 डिग्री चलने के लिए पृथ्वी टाइम लेती है 4 मिनट का। कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है। तो देशांतरों का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, देशांतरों का प्रयोग किया जाता है जब हम समय का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। तो ये पृथ्वी पे उपस्थित बहुत सारे समय क्षेत्र हैं, और समय क्षेत्र हम आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। भाई हमने देखा कि 15 डिग्री बराबर कितना है, 1 घंटा। तो मैं 15-15 डिग्री के सारे गैप बना दूं, 360 में 15-15 डिग्री के सारे गैप बना दूं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आप एक ब्लॉक से निकल के दूसरे ब्लॉक में जाओगे, कितना देर कितना टाइम बदल चुका होगा, 1 घंटे का। अच्छा, तो पृथ्वी पे 15-15 डिग्री के कितने ब्लॉक बन सकते हैं, टोटल 24। टोटल कितने, 24। तो ये पृथ्वी पे उपस्थित वो 24 समय क्षेत्र हैं जो पृथ्वी पे क्या है, उपस्थित हैं। ठीक है। तो देशांतरों का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, देशांतरों का प्रयोग किया जाता है समय निकालने के लिए। कब किया जाता है, समय निकालने के लिए किया जाता है। वो सारी चीज यहाँ पे आपको दी हुई है कि 24 घंटे 360 डिग्री, ये सारी कैलकुलेशन जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब भारत में भी समय निकालना है, और भारत का जो समय है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भारत का समय है IST, कहते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय इज इक्वल टू GMT प्लस 5.5। इसको बोला जाता है भारतीय मानक समय। यह है ग्रीनविच मध्याह्न समय। तो जो ग्रीनविच मध्याह्न पे जो समय हो रहा होगा उसमें कितना जोड़ना है, हमें 5.5 जोड़ना है, और क्या आ जाएगा, भारत का समय आ जाएगा। ठीक है। तो यही आपको बताया गया लास्ट में। ये कैलकुलेशन कैसे हुई है ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये जब हम 11th क्लास में जब हम देशांतर फिर से पढ़ेंगे तब मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि क्यों 82.5 डिग्री है, क्या मिर्जापुर से गुजर रहा है, वो सारी चीजें, सारी कहानी हम लोग कहाँ देखेंगे, क्लास 11 की NCERT में।
सेशन अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो बाकी सब दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सेशन को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये मैं कहूँगा आप पाओगे कि बड़ी बड़ी कोचिंग जो लाखों रुपए की आपसे फीस लेती है, वो जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रही है, वो सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारे जो भी चीज़ें हम लोग जो भी समय एक साथ गुजारें उसमें आपको सीखें और परीक्षा में उससे आपको क्या मिले, नंबर मिले, ठीक है। तो हमने 2 चैप्टर आज पढ़े, इसी तरीके से आने वाली क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों को। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।